चलते हैं और आज की क्लास में हम लोग उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक में हम लोग आज पढ़ना है डायपोल मोमेंट। क्या पढ़ना है? डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कम आते हैं। ऐसे पूछा जाता है कि डायपोल मोमेंट शो करेगा या नहीं करेगा, तो वो भी फॉर्मूला वो भी बताएंगे। पहले हम लोग पहले फॉर्मूला बेसिस पर डायपोल मोमेंट के लिए इसको डिनोट करते हैं म्यू से। तो बताया जाता है किसी डायपोल मोमेंट निकलता है किसका? डायपोल मोमेंट निकलता है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। किसका निकलता है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक। ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक। तो अब डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट होता है दो मान लिया एटम जुड़े हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से चार्ज क्रिएट होगा। तो उन पे जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, देखो पोलर कब बनेगा? जब एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उस पोलर कंपाउंड में जो हमें चार्ज मिल रहा है वो और उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड जैसे मान लिया दो है, एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन पे क्रिएट हो रहा है प्लस का क्यू चार्ज, इस पे क्रिएट हो रहा है माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? डी। तो चार्ज कितना क्रिएट हो रहा है? क्यू। तो क्यू इनटू इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन क्या है? द डायपोल मोमेंट ऑफ एनी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो ये तो थी डेफिनेशन, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी नहीं आता। अब जैसे क्वेश्चन कौन सा आएगा? अब ये दो तीन मॉलिक्यूल बनाना है और हमको बताना है कि डायपोल मोमेंट शो करेगा कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वेक्टर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे वेक्टर, जिसको हम लोग कहेंगे डायपोल मोमेंट वेक्टर। और वो हम वेक्टर बनाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। वो डायपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ से बनाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारा कार्बन पॉजिटिव है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक डायपोल मोमेंट वेक्टर बनेगा इस ओर, इसको मैं ऐसे शो करता हूं, ऐसे एक डायपोल मोमेंट बनेगा इसे। अब देखो एक वेक्टर ऊपर तरफ, एक वेक्टर नीचे तरफ, तो जितना ये ऊपर शिफ्ट होगा उतना ही इसको बैलेंस कर देगा। मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने का मतलब है कि इनका रिजल्टेंट मिलेगा जीरो, इसलिए ये इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। मतलब ये कोई डायपोल मोमेंट शो नहीं करेंगे। इसी जगह पे मेरा एक एग्जांपल ये ले लें। अब अगर मान लीजिए इसको देखेंगे, ये फॉर्मूला इसको क्या बॉक्स में कर लो। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डायपोल मोमेंट ऐसे शो करेगा, इसका मैसेज शो करेंगे। अब दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में मिलेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल कर देंगे। मतलब इनका डायपोल मोमेंट होगा जीरो नहीं होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट शो करेंगे। जैसे कि अगर आप एक मॉलिक्यूल और ले, अब इनका क्या होगा? अब इनके लिए वेक्टर बनाए हैं, एक वेक्टर ये देखो एग्जांपल्स करा रहा हूं, ठीक है, वो तो वहां टॉपिक है खत्म, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब ये करेगा नहीं करेगा? ये नहीं करेगा। कैसे? वेक्टर को मिलाया जाए। पहले ये वेक्टर आप मिलाएंगे, इसका वेक्टर ये गया, दूसरा वेक्टर के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, और तीसरा वेक्टर नीचे आ गया। मतलब साइक्लिक ऑर्डर में आ गया, मतलब जहां गए थे वहीं पहुंच गए। मतलब इनका रिजल्टेंट क्या मिला? जीरो मिला। जब कभी साइक्लिक वेक्टर हो जाता है तो घूम के वहीं पहुंच गए, तो रिजल्टेंट कुछ नहीं मिला। मतलब रिजल्टेंट जीरो, मतलब ये भी क्या होगा? इनका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो कहने का मतलब है रिजल्टेंट हमें निकालने की कोशिश करनी है। रिजल्टेंट अगर आया कुछ ना कुछ, तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और नहीं आया तो जीरो हो जाएगा। जैसे ये हमारा अभी ट्रांस प्रोडक्ट है। अब सिस ट्रांस आप लोग नहीं जानते हैं, अभी इसी में आपको टॉपिक पढ़ना है, तब आप जानेंगे कि सिस ट्रांस क्या होता है। जब दो
डिस्टेंस, देखो जितना ये जा रहा है, जितना जा रहा है इधर नहीं, ये पीछे खसीद ला रहा है, इसका मतलब इनका भी डॉक्यूमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसी तरह का सेम साइड कंपाउंड लेके हो जाए, इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब इनका डायगोनल 0। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके में आएंगे और आपको बताना पड़ेगा किसका डायगोनल 0 है, किसका डायगोनल 0 नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर जनरली फाउंड इन योर टेस्ट योर एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स अपने बुक से देखिए, कहीं से भी लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। छोटे छोटे टॉपिक आज पढ़ने हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आज की क्लास में। तो ये डाटा मोमेंट चैप्टर था वो फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ने हैं कि ऑक्टेट रूल उन्होंने पढ़ा था कि हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन कुछ जगह ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो अष्टक नियम के अपवाद, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब क्या एक्सेप्शन है, तो पहला एक्सेप्शन क्या है, पहला होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अपूर्ण अष्टक। अब ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो जिनमें मॉलिक्यूल बंद हो जाता है लेकिन आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, तो उनको हम लोगों ने कहा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे हमने लिख दिया BeCl2, लीनियर मॉलिक्यूल है, Be के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसको क्लोरीन से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो आउटर मोशन में कितने हुए, 4, 8 नहीं हुए ना। जब 8 नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकम्प्लीट रह गया, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक क्या है, एक ये है BeCl3, आउटर मोशन में 3 इसके और 3 इसके, कितने हो गए, 6। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी कैसा रह गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में रह गया। वैसे AlCl3, इसके भी आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या हुआ, 3 इसको बॉन्डिंग से मिल गए। तो ये सब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। इसके ये क्या है, सब इनकी एक्सेप्शन है। ये तो पहली कैटेगरी थी जिन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखा। कुछ ऐसे होते जो इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ गए, जैसे कि सेकंड कैटेगरी आई है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। विस्तारित अष्टक या अष्टक का विस्तार। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक मॉलिक्यूल आपको दिखा रहे हैं, नाम है SF6, F F F F F और F। आउटर मोशन में इसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 बन गए। और 6 इसमें ध्यान देंगे, सब F है, कोई Cl नहीं। तो 6 हो गए 12, होने चाहिए थे 8, तो हो गए कितने, 12। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऐसे एक हमारा PCl5 है, आउटर मोशन इसके 5 और 5 हो गए, बाहर से 10 हो गए। तो ये भी क्या हो गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल हो गया। अब इस एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को समझाने के लिए कुछ रूल्स हैं, फिर कुछ प्रिंसिपल, वो पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, ठीक है।
तो कौन कौन से प्रिंसिपल है? पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट्स। अष्टक के अपवाद को परिभाषित करने के लिए सिद्धांत, ये आप पढ़ डालने पड़ेगा। तो पहला हेडिंग इसमें है सूजन्स मैक्सिमम कोवैलेंसी लॉ, सूजन का अधिकतम संयोजकता का सिद्धांत, अधिकतम संयोजकता सिद्धांत। तो सूजन ने क्या बताया था? सूजन का केवल सिंपल सा स्टेटमेंट ये था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी वैलेंसी शो कर सकता है। जैसे सल्फर के आउटर मोस्ट सेल की बात करें 2 8 8 6, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6, इसका जो होता है 16 होता है, 2 8 6। तो अगर आप देखें SF6 में इसने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर की कोवैलेंसी शो की। मतलब इन्होंने ये बताया था कि हर एक एलिमेंट जिसके आउटर में से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बराबर वो कोवैलेंसी मतलब सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। ऐसे अगर PCl5 की बात करें तो PCl5 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कर रहा है इसमें पांचों से बॉन्ड बनाया। ये क्या हो गया, इसमें पांचों से बॉन्ड बनाया और पांचों इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये भी इसका एग्जांपल हो गया। ये तो था पहला। दूसरा था सिडविक व्यू ऑफ सिंगलेट लिंकेज। सिडविक का एकल बंध सिद्धांत। अब एकल बंध क्या होता है? तो एकल बंध सिद्धांत के लिए हम लोग पहले एक स्टेटमेंट सुनते हैं। स्टेटमेंट इन्होंने ये बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड बनते हैं तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ही बनते हैं, लेकिन अगर उनमें ऑक्टेट रूल से ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो फिर इन्होंने इस स्टेटमेंट बताया कि वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इन 6 इलेक्ट्रॉन में 2 का यूज ने कोवैलेंट बॉन्ड की तरह यूज कर लिया फ्लोरीन से बनाने में, और बाकी जो उन्होंने 4 बॉन्ड बनाए ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन ने बनाया वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल सल्फर की तरफ से दिया गया है, फ्लोरीन की तरफ से नहीं दिया गया। इसको कहा गया था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको किसने दिया था? सिडविक ने। ऐसे PCl5 के लिए उन्होंने बताया Cl और Cl1 फिर 8 जब हो गए इन्होंने 2 जो क्लोरीन एटम थे उससे इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया। और ये जो सिंगल हेडेड एरो जो है, हाफ हेडेड एरो, इसको दिखाने का तरीका है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। तो ये थे क्या ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 प्रिंसिपल्स आए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के तौर पर पूछे जाते हैं। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लोग आज छोटे छोटे टॉपिक ज़्यादा पढ़ रहे हैं।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज फजान का नियम, फजान्स रूल। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फजान का नियम। इस रूल को दो साइंटिस्ट सोडी और फजान ने, देखो दो साइंटिस्ट थे सोडी और फजान, इन्होंने मिलकर इस रूल को दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फजान का था, इसलिए इन्होंने फजान के नाम पे इसका रखा था। सोडी और फजान ने मिलकर इसको इस रूल को दिया था और इन्होंने बताया था कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब कोई भी सहसंयोजी यौगिक पूरी तरीके से सहसंयोजी नहीं होता और कोई भी आयनिक यौगिक पूरी तरीके से आयनिक नहीं होता। सहसंयोजी यौगिक में कुछ गुण आयनिक के होते हैं और कुछ आयनिक में सहसंयोजी गुण होते हैं, मतलब पूरा कोई कंप्लीट कोवेलेंट नहीं होता, पूरा कोई कंप्लीट आयनिक कंपाउंड होता। तो इसका स्टेटमेंट बनेगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, नो कोवेलेंट कंपाउंड इज कंप्लीटली कोवेलेंट एंड नो आयनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली आयनिक। कोई भी सहसंयोजी यौगिक पूर्णतया सहसंयोजी नहीं होता और कोई भी आयनिक यौगिक पूर्णतया आयनिक नहीं होता। ये था इसका स्टेटमेंट। अब इसके फैक्टर्स, ठीक है, फजान के नियम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फजान्स रूल। तो पहला फैक्टर था साइज ऑफ कैटायन, धनायन का आकार। अब यहां ध्यान से समझना पड़ेगा, इस पॉजिटिव आयन का साइज जितना ज्यादा, अगर मान लिया पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ता है, पॉजिटिव आयन का साइज अगर बढ़ता है तो कोवेलेंट नेचर, जिसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी गुण, ये क्या होगा, घट जाएगा। और इसका उल्टा आयनिक जो नेचर होगा, मतलब आयनिक गुण, वो बढ़ेगा। मतलब कैटायन का साइज, धनायन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट नेचर घट जाता है, लेकिन आयनिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। इतना ही आपको लिखना है, ठीक। दूसरा यहाँ फैक्टर क्या है, सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ एनायन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऋणायन का आकार। तो ये उल्टा चलता है, निगेटिव आयन का जो साइज है वो जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो कोवेलेंट नेचर वो बढ़ेगा, लेकिन जो आयनिक नेचर है वो क्या होगा, घट जाएगा। मतलब साइज बढ़ाने से निगेटिव आयन का कोवेलेंट नेचर बढ़ता है और आयनिक नेचर घट जाता है। तीसरा फैक्टर होता है चार्ज ऑफ आयन, आयन पर आवेश। अगर आप आयन में आवेश की बात करें तो जो चार्ज है, आवेश किस पे, आयन्स पे, जो चार्ज है जितना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा और निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा। मतलब अगर पॉजिटिव आयन है तो उसका पॉजिटिव आयन अगर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और निगेटिव आयन है तो उसका निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर दोनों ही चार्ज बढ़ रहे हैं तो कोवेलेंट नेचर क्या होता है, सहसंयोजी गुण बढ़ता है, लेकिन जो आयनिक नेचर होता है, आयनिक गुण, वो घट जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स किसके थे, फजान्स रूल के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप लोगों के क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है।